इस बार हम लोग लास्ट लेक्चर में मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम देख रहे थे, जो सबसे कॉमनली क्वेश्चन जिसके ऊपर पूछे जाते हैं। हमने देखा था दो तरह की बॉक्साइट है। बॉक्साइट Chi4 और एल्यूमिनियम होता है। रेड बॉक्साइट जिसमें Fe2O3 की इम्प्योरिटी मेनली होती है, और व्हाइट बॉक्साइट जिसमें SiO2 की इम्प्योरिटी मेन इम्प्योरिटी होती है। हम Al2O3, AlOH थ्राइस, Al2O3 तक हम लोग लेकर आ जाते हैं, और उसके बाद तो बस उसको हम हीट करें तो AlOH थ्राइस से Al2O3, फिर इलेक्ट्रिकल रिडक्शन का जो मेथड होता है होल हेरोल्डिक मेथड हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद रिफाइनिंग, वो भी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, हूप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ क्रूड एल्यूमिनियम हम लोग यूज करते हैं। रेड बॉक्साइट को दो प्रोसेस से हम लोग लीचिंग करते हैं, और उन प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस, लीचिंग एजेंट है NaOH, एंड होल्स प्रोसेस, लीचिंग एजेंट है Na2CO3। होल्स प्रोसेस एंड होल हेरोल्ड प्रोसेस दो अलग अलग चीज है, प्लीज मेक ए नोट। होल हेरोल्ड प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के लिए यूज की जाती है, और होल्स प्रोसेस लीचिंग के लिए यूज की जाती है। सरफेक्स प्रोसेस होती है, वो भी हमें व्हाइट बॉक्साइट के लिए यूज करते हैं। कौन प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, और कौन सा स्टेप ऑफ मेटलर्जी होता है, ये पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन। अब हम लास्ट में रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम यूजिंग होप्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डायग्रामेटिकली देखने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पहली बात तो नाम याद होना चाहिए, और मैक्सिमम एनोड और कैथोड आपको ध्यान होने चाहिए, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं। तो होप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड आप लोग भी साथ साथ डायग्राम बनाते रहें। कीप ड्राइंग, सब यूनिफॉर्म साइज के बना लेना।
सर ये इस साइड राइट साइड में क्या लिखा है? कहाँ पर? इधर ग्रेफाइट ब्लॉक्स के नीचे। कैथोड, कैथोड। सर सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे? I know as much as you know. I don't think personally. बाकी गवर्नमेंट बोल रही है स्टार्ट होंगे और फिर बंद हो जाएंगे, मेरा ऐसा प्रिडिक्शन सर कम से कम शुभ तो बोलो। है। यार स्कूल तो, स्कूल कॉलेज कोचिंग तो सभी लोग जाना चाहते हैं, बच्चे भी और टीचर भी। तो ऑफकोर्स तो मैं वैसे ही बोलना चाहूंगा, पर दे आर सर्टेन थिंग्स विच आर प्रैग्मेटिक। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ऐसा होगा, क्योंकि अमेरिका में किसी एक स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स के किसी एक स्टेट में न्यूज पढ़ रहा था मैं, स्कूल ओपन किया था, लेकिन विद इन 2-3 days ऑफ resuming the schools, more than 300, 250 to 300 faculties and students are actually become corona positive. सर अगर अब टेस्ट हो गए ना सारे पॉजिटिव आएंगे। हाँ ये तो है। तो फिर सर कोई टेस्ट ही मत कराओ, कहाँ आएंगे पॉजिटिव। तो क्या बीमार पड़े रहोगे? अरे पता नहीं चलता बहन। रिपोर्ट चाहिए, मतलब 90% जो भी ठीक हुए थे ना लोग हाँ हाँ। इटली में, मतलब वहां पे 90% जो ठीक हुए थे उनके लंग्स खराब हैं। अच्छा, ठीक होने के और बाद 5% दोबारा से कोरोना हो गया उन्हें। हाँ, जब तक मेडिसिन नहीं है या फिर वैक्सीन नहीं है, कुछ भी कोई भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं है, तब तक तो रेकरिंग हो सकता है ये। Initially, people used to say, media people, कि there will be peak and then it will come down, it will follow the pattern as there in China. वहाँ तो सब कुछ फैब्रिकेटेड है, मुझे लगता है एकदम खत्म नहीं हो सकता। उनके पास तो कोई ना कोई एक अच्छा सॉल्यूशन है, मुझे लगता है, जो दुनिया को नहीं पता, और खुफिया एजेंसी पता नहीं लगा पा रही है। नहीं, एकदम कंट्रोल नहीं हो सकता। ये आपका नीचे
ग्रेफाइट की सीट लगा दी है हमने, ग्रेफाइट सीट, ये आपका एनोड का काम कर रहा है और वो ग्रेफाइट की ब्लॉक्स हैं वो आपके कैथोड का काम कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव बना दो कैथोड, है ना। अब क्या होता है बताओ, इम्प्योर एल्यूमिनियम, यहाँ प्योर एल्यूमिनियम है, 3 लेयर है, बीच लेयर में इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, एनोड से एनोड पे इम्प्योर मेटल लेते हैं और कैथोड पे प्योर मेटल चला जाता है। तो वही चीज यहाँ पे देख सकते हो, कैथोड के इधर प्योर एल्यूमिनियम है, एनोड के इधर इम्प्योर एल्यूमिनियम है, क्रूड एल्यूमिनियम है। ये क्या करेगा, यहाँ एल्यूमिनियम आयन को यहाँ से रेड्यूस करके यहाँ पर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट कर देगा। यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम की कमी होगी तो एनोड वाला एल्यूमिनियम बीच वाली लेयर में चला जाएगा एंड एनोड से फाइनली कैथोड तक पहुंच गया है, राइट। अपर लेयर, मिडल लेयर एंड लोअर लेयर। अपर एंड लोअर लेयर में प्योर एंड इम्प्योर एल्यूमिनियम मेटल है मोल्टन स्टेट में ऑब्वियसली, एंड बीच में इलेक्ट्रोलाइट है जो एल्यूमिनियम आयन। बाकी सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग सोडियम, एल्यूमिनियम और बेरियम के फ्लोराइड्स में, एल्यूमिनियम तो ठीक है वहां जाके रेड्यूस होगा, लेकिन बेरियम और सोडियम के फ्लोराइड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम आ रहे हैं। तो हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में कैथोड से इम्प्योर एल्यूमिनियम एनोड पे प्योर एल्यूमिनियम की फॉर्म में अल्टीमेटली पहुंच जा रहा है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। बस आपको ये पूछेंगे एनोड किसका है, कैथोड किसका है, और बताओ कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ये सब चीज पूछेंगे। वो मैं डायरेक्टली लिखवा देता तो क्वेश्चन तो आपके बन जाते। दिस डायग्राम इज नॉट नीडेड फॉर अस। तो सबसे पहले हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, एनोड कैथोड आपके कार्बन के हैं, ग्रेफाइट के हैं। तीसरा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग सोडियम, एल्यूमिनियम और बेरियम की फ्लोराइड्स वाला इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। और दैट्स ऑल, बाकी इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा। लिख लो टाइम पास के लिए 1-2 लाइन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्योर एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड, जो मैंने बोला वही लिख लेते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्योर एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम मिडल लेयर। ये अपर लेयर है, ये मिडल लेयर है इलेक्ट्रोलाइट वाली, लोअर लेयर है ये नीचे वाली। ये 3 लेयर मैंने थोड़ा अलग से हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश की है। सर डिपॉजिट से आगे दोबारा बताना। प्योर एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड मतलब ग्रेफाइट ब्लॉक्स, फ्रॉम मिडल लेयर। मिडल लेयर यहाँ से जो एल्यूमिनियम है वो जा रहा है, ये एरो मैंने जो बनाया है यही चीज। और साइमल्टेनियसली क्या होता रहता है, जितना अमाउंट एल्यूमिनियम का यहाँ से आ गया उतना ही अमाउंट एल्यूमिनियम का यहाँ से क्रूड एल्यूमिनियम से आता रहेगा। एट द सेम टाइम, at the same time equivalent amount of aluminum is transferred, equivalent amount of aluminum is transferred to middle layer, to middle layer from lowest layer having impure aluminum या crude aluminum, impure aluminum या फिर crude aluminum। डन, ये हो गया मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। अब मेटलर्जी ऑफ कॉपर, मेटलर्जी ऑफ जिंक, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी ऑफ टिन वगैरह बाई चांस पूछी जा सकती है। एक हमारा जो बचा है वो बचा है एलिंगम डायग्राम और रिडक्शन के लिए डेल्टा जी नोट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होता है, वो डायग्राम होता है जिसको एलिंगम डायग्राम बोलते हैं। उसके ऊपर थोड़ी एप्लीकेशन देखनी है, बाकी हमारा चैप्टर खत्म हो गया है काम का। अब हम मेटलर्जी ऑफ कॉपर सब कुछ हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम लोग कौन कौन सी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस वगैरह का नाम वगैरह हमें याद करना होगा तो याद कर लेंगे। अब लेविगेशन में यूज करूंगा तो डायरेक्टली यूज करूंगा, ये नहीं बताऊंगा कि लेविगेशन क्या होता है। तो कॉपर की ओर्स का जस्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग।
बताओ Cu2S क्या होता है? कॉपर ग्लास। Cu2O क्या होता है? क्यूपराइट। क्यूब्राइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये क्या होता कॉपर पाइराइट। चैल्कोपाइराइट। है? ये दो कॉमन है सबसे। G4 ये है जिससे हम इसकी मेटलर्जी करते हैं, मोस्ट कॉमन। तो इसका नाम, इनके नाम भी याद होने चाहिए आपको इन सब के। कॉपर की मेटलर्जी हमें चाहिए। CuFeS2 से सबसे कॉमन है इसकी मेटलर्जी। कॉपर, इसका नाम क्या है? कॉपर ग्लास। लिख लें दोबारा से। एक और नाम बताया था मैंने, बताओ। चैल्कोसाइट। और इसका नाम क्या था? कॉपर पाइराइट। चैल्कोपाइराइट। और एक और नाम था चैल्कोपाइराइट। ये तो क्यूपराइट बहुत ही सिंपल है। जिंकसाइड, जेडेनो क्यूपराइट, रूबी कॉपर भी बोल देते हैं इसको। अच्छा, मेलाचाइट और एजुराइट बताओ, ये भी कॉपर की ओर होती है। 2Cu3.CuH होल ट्वाइस। एजुराइट। क्या फर्क है मेलाचाइट और एजुराइट में? एजुराइट में 2 आ जाता है आगे। कॉपर कार्बोनेट है ये आपका, ये तो मेलाचाइट है। और एजुराइट में क्या फर्क करना है इसका? 1 मोल की बजाय 2 मोल ले लेंगे। CO2 इसका 1। एजुराइट, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, एक एलॉय होता है कॉपर का, जर्मन सिल्वर। बता सकता है उसके कंपोनेंट? वो एनसीईआरटी में दे रखा है, इस चैप्टर में नहीं, डी ब्लॉक में। जर्मन सिल्वर आप लोगों ने पढ़ रखा है। मैं जनरली क्लास में बोला करता हूँ जर्मन सिल्वर में सिल्वर नाम आ रहा है लेकिन सिल्वर तो है ही नहीं। निकल, जिंक और कॉपर। 28, 29, 30 एटॉमिक नंबर होते हैं निकल के, कॉपर के, जिंक के। इन तीनों का एलॉय का ही नाम होता है जर्मन सिल्वर। इस तरह आप याद भी कर सकते हो, लगातार 3 एलिमेंट है जर्मन सिल्वर। सिल्वर नाम का मेटल होता ही नहीं है जर्मन सिल्वर। इसका लगभग बराबर होता है बाई मास, और इसका ट्रिपल होता है कॉपर का। तो मेनली ये कॉपर का एलॉय है। कॉपर की मेटलर्जी चल रही थी जब। और शायद आप ब्रास और ब्रोंज तो जानते होंगे, जानते हो ना, वो भी एलॉय होते हैं। अब हम मेटलर्जिकल प्रोसेस देख रहे हैं, कौन कौन सी प्रोसेस और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो इन्वॉल्व हैं कॉपर पाइराइट से आपका, या चैल्कोपाइराइट से। आप इसको Cu2S and Fe2S3 करके लिखो तो भी ठीक है। दोनों को अगर हम मिला दें तो Cu2Fe2S4, जिसमें 2 कॉमन निकाल लें तो ये फॉर्मूला लिखा जाता है। बोलना ये चाहता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में ये पूछ लेते हैं, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कॉपर पाइराइट। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसलिए मैंने 2 सल्फाइड, मिक्स सल्फाइड है, एक Cu+1 का, दूसरा Fe+3 का है। तभी एक Cu को हम +1 रखें, लेकिन उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला की तरह CuFeS2 लिख देते हैं कॉपर पाइराइट को। Fe+3 तो सल्फर -2, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह रहता है।
और इसको उसमें टाइट्रेशन वगैरह में भी यूज करते हैं कॉपर पायराइट। Fe+3 को Fe+2 में रेड्यूस करेंगे, फिर उसको KMnO4 के साथ टाइट्रेट करेंगे, इस तरह। तो आपको समझ में आना चाहिए कॉपर पायराइट में Fe+3 में है और कॉपर+1 में है। तो आप टाइट्रेशन के उस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्लिक नहीं करेगा कि रिएक्शन क्या हो रही है, कौन किस में ऑक्सीडाइज या रेड्यूस हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्वेश्चन में काम आती है कॉपर पायराइट। इस तरह तोड़कर लिखो, आपको याद आ जाएगा। ठीक है। क्रोमाइट और क्या होती है, हमने देखा था कैसे, FeOCr2O3, आप इस तरह लिख सकते हो उसको, क्रोमाइट और, है ना, क्रोमाइट और ऑफ क्रोमियम। चलो हम लोग कॉपर पायराइट या चैल्कोपायराइट से इसकी मेटलर्जी देखते हैं। तो कॉपर पायराइट में कौन कौन सी इंप्योरिटी होती है, इसकी मेटलर्जी हमारे सिलेबस में है। तो सिलिका वगैरह होती है इसमें इंप्योरिटी, मेजर इंप्योरिटी। बाकी आपको सल्फर होता है, AS2S3, Sb2S3, मॉइस्चर। सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर लेंगे। इसको आप वैसे लिख लो, कैसे, Cu2S प्लस Fe2S3। अभी Cu2S आप रोस्टिंग कर लो, फ्लोटेशन कर लो, फिर भी Cu2S बचा रहता है लास्ट में। आयरन को हम चेंज करते रहते हैं। कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है फाइनली। तो ये सल्फाइड और है, तो पहले फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्रशिंग ग्राइंडिंग के बाद ये पाउडर्ड कॉपर पायराइट आपके पास है, और उसमें सारी इंप्योरिटी होंगी। क्रशिंग ग्राइंडिंग से इंप्योरिटी थोड़ी हटती है। कॉपर पायराइट या चैल्कोपायराइट, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस करेंगे हम लोग, सल्फाइड और झाग के साथ आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम लोग रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग से क्या फायदा होता है, सल्फर SO2 की फॉर्म में फुल हो जाएगा। AS2S3, AS ऑक्सीजन की प्रेजेंस है ना इधर, एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस से AS2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वोलेटाइल होता है। ये Sp2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 में, वो वोलेटाइल होता है, फुल हो जाएगा ये सब। और इसमें Fe2S3 है, वो भी एक रिएक्शन कर जाता है। Cu2S यों का यों पड़ा रहता है, इश्यू ये, Cu2S यों का यों पड़ा रहता है रोस्टिंग के बाद। अब मैं बताऊंगा, जैसे आपने रोस्टिंग कर ली तो Cu2S, Fes और जो Cu2S है थोड़ा बहुत Cu2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये Cu2S है, थोड़ा बहुत Cu2S, पर मेजर Cu2S की फॉर्म में रहता है। गर्म करने पर इन रेवर्बरेटरी फर्नेस रोस्टिंग अगर हम एयर की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो इसके बाद जो हमें रोस्टेड और मिलती है, रोस्टेड और मिलती है हमें, तो उसमें Cu2S रहेगा, Fes भी रहेगा, Fe2S3 Fes में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी रिएक्शन में बताऊंगा। और थोड़ा बहुत Cu2S ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉपर ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है लिटिल बिट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें SiO2 इसमें Fe एयर की प्रेजेंस में Fes FeO में आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्मेल्टिंग करूंगा मैं।
स्मेल्टिंग का मतलब आप लोग समझ गए। इसमें जो FeO बनेगा उसके लिए हम स्लैग यूज करेंगे, यूजिंग सिलिका एज स्लैग। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आपको सिलिका वगैरह हटाने में, सॉरी हाँ, नीचे पड़ी रह जाएगी ना वो पानी में, और सल्फाइड और चिपक के चला जाएगा ऊपर, उसको हटाने में काम आएगा। लेकिन बाद में हम फर्दर सिलिका ऐड कर देते हैं, लेकिन वो FeO जो बन जाता है उसके लिए फ्लक्स की फॉर्म में यूज करते हैं। स्लैग लिख दिया, स्लैग बनाने के लिए, या फिर सिलिका खुद अपने आप में फ्लक्स का काम करेगा, क्योंकि FeO बेसिक ऑक्साइड हो गया, SiO2 आपका एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। अभी रिएक्शन लिखूंगा मैं। तो इससे फायदा क्या होगा आपको, ब्लास्ट फर्नेस में एयर ऑक्सीजन, हम लोग ब्लास्ट ऑफ ऑक्सीजन पास करते हैं हम लोग, तो इससे हमें एक तो मिल जाता है CO2s प्लस FeS। इसका एक स्पेशल नाम मैंने बताया था, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, NCERT में दे रखा है, जिसमें ये मेजर कॉपर ग्लैंड, और ये पार्ट माइनर होता है, कॉपर मेट। कॉपर बेटे। ठीक है, ये नाम जरूर ध्यान रखना, NCERT में दे रखा है। ये मोल्टन स्टेट में है इनफैक्ट आपका, जब ब्लास्ट फर्नेस में आप गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लेकिन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर FeO में जाता है, वो FeO SiO2 के साथ FeSiO3, और ये तो आपका स्लैग बन गया। ये ग्रीन कलर का स्लैग, और स्लैग की डेंसिटी कम होती है, तो ऊपर वो हम लोग हटा लेते हैं, ऊपर तैरने लग जाता है। स्लैग तो ये हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच गए हमारे पास ये, इसलिए मैंने दो पार्ट में अलग अलग करके रखा है। आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं चलता हूँ। डन। अब जो आपका CO2s प्लस FeS मिला मोल्टन स्टेट में, इसका हम लोग बेसेमेट कन्वर्टर में सिलिका लाइनिंग के साथ, सिलिका की बार बार जरूरत क्यों पड़ रही है, वही सेम स्लैग बनाने के लिए ये FeS फिर आ गया, तो FeO SiO2 FeSiO3 स्लैग बना देगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, तो आपको जो मिल जाएगी काम की चीज वो होगी कॉपर, और उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बबल्स उस टाइप के रहते हैं, बबल्स टाइप, इसकी सरफेस के ऊपर बड़ी स्मूथ सरफेस नहीं होती, जैसे फाले हो जाते हैं आपके, स्वेलिंग टाइप, ब्लिस्टर्स। समझ गए आप, ब्लिस्टर वर्ड से समझ गए। ब्लिस्टर कॉपर बोला जाता है इसको, मेटलर्जिकल प्रोसेस जो ऑब्टेन होता है। और ये तो आपका हट जाएगा स्लैगिंग, सिलिका लाइनिंग का यूज यही था, ताकि सिलिका आपका फ्लक्स के रूप में काम कर सके। अब ये जो इम्प्योर कॉपर आपको मिला, इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, और रिफाइनिंग हम लोग पहले बात कर चुके हैं, पोलिंग से भी करते हैं। CO2 को मीथेन गैस
जो निकलती है पोल से, ग्रीनवुड से, वो रेड्यूस कर देती है कॉपर में। और इसके साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी करते हैं, दोनों करते हैं इनफैक्ट प्योरिटी बढ़ाने के लिए, ब्लिस्टर कॉपर की। और फिर हमें कॉपर, ये दोनों प्रोसेस करने के बाद काफी प्योर मिल जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड जो हम लोग लेते हैं इम्प्योर मेटल का लेते हैं, और कैथोड जो हम लोग लेते हैं वो प्योर मेटल का लेते हैं। सब लोग जानते हैं जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की यही प्रोसेस है, प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो आपका कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करेंगे, CuSO4 प्लस H2SO4 एक्वस एक्वस, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल कॉपर से उठकर एनोड, उठकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में रोस्टिंग के टाइम पे ऑक्सीजन होती है, तो सर एक बार प्लीज बैक पेज कर दो। रोस्टिंग के टाइम पे कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी? सर हो गया, थैंक यू। रोस्टिंग में क्या होगा बच्चों? जो आपका कॉपर पाइराइट है, रोस्टिंग में ब्लास्ट ऑफ एयर और ऑक्सीजन हम लोग पास करते हैं, तो इससे हमें मिलता क्या है? जैसा कि पहले लिखा मैंने, CuFeS, SO2 तो 4 हो जाएगी, ये मिलेगा आपको। साथ साथ कुछ Fe ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, ये FeO की फॉर्म में भी आ जाता है CO2S, बट मेजर ये है। तो ये सब मिलते हैं, पर फायदा क्या होता है रोस्टिंग में? AS2S3 रोस्टिंग की ऑक्सीजन को यूज करते हुए वोलेटाइल AS2O3 में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 भी फुल हो जाता है। सेम वे Sp2S3 की सेम रिएक्शन है। ये वोलेटाइल है, फुल हो जाते हैं। ये तो इम्प्योरिटी थी। सल्फर एलिमेंटल इम्प्योरिटी भी होती है, ये भी फुल हो जाती है। तो रोस्टिंग के टाइम का ये फायदा है आपका कि सल्फर फोस्फोर्स हो तो फोस्फोर भी P2O5 ये सब उड़ जाते हैं, फुल हो जाते हैं, जैसा रोस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये रोस्टिंग की टाइप की कुछ केमिकल रिएक्शन है, लेकिन हमें मिल गया Cu2S and FeS। ठीक है, Cu2S and FeS, थोड़ा बहुत इसमें Cu2O भी बनता है। डन। अब जो हमने ब्लास्ट फर्नेस ली उसमें क्या क्या रिएक्शन हो रही होंगी? O2 का ब्लास्ट हमने यूज किया था, तो कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन होगा। जो FeS था मेजर में, O2 की ब्लास्ट फर्नेस में पास की तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन Cu2S को अभी तक कुछ नहीं हुआ, बस ये जो FeO में कन्वर्ट हो गया, तो उसके लिए हमने सिलिका लाइनिंग यूज की थी, और वो सिलिका लाइनिंग वाली SiO3, ये बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, जो बेसिक ऑक्साइड के लिए एसिडिक ऑक्साइड डालते हैं उसको फ्लेक्स बोलते हैं, और जो बनता है वो स्लैग। फ्लेक्स एंड स्लैग दोनों शादीशुदा हैं, यानी कि दोनों एक साथ आते हैं। फ्लेक्स होगा तो स्लैग होगा ऑब्वियसली,
एंड वाइस वर्सा स्लैग बनेगा तो कोई ना कोई फ्लेक्स यूज किया होगा। Cu2s जो आपका है ना, तो वो पहले एयर रोस्टिंग के टाइम पे पास की तब ऑक्सीडाइज हुआ ना अब हुआ। वेसिबल कन्वर्टर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं। सेल्फ रिडक्शन होता है वेसिबल कन्वर्टर में Cu2s का। अब FeS तो हम लोगों ने उड़ा दिया, FeS तो हम लोगों ने ज्यादातर उड़ा दिया है, लेकिन फिर भी FeS बच जाता है। और Cu2s प्लस FeS में जो बेसिमर कन्वर्टर में ही लेते हैं, कन्वर्टर, ठीक है। बेसिमर कन्वर्टर में सेल्फ रिडक्शन होता है, यानी कि थोड़ी सी ऑक्सीजन की सप्लाई हम लोग करेंगे और फिर रोक देंगे। सिलिका लाइनिंग हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं Cu2s प्लस O2, बोलते हैं लांस ऑफ O2, यानी कि O2 की हमने एक बार झोंका दिया तो ऑक्सीडाइज हो गया पार्शियली, पर Cu2s अभी बचना चाहिए। पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग सेल्फ रिडक्शन में, सबको पता है। SO2 साहब तो उड़ गए, लेकिन जो Cu2s बच गया और Cu2O, अब उसको सिर्फ गर्म कर दो, रेड्यूस होके कॉपर मिल जाएगा प्लस SO2। लेकिन जो सिलिका लाइनिंग वेसिबल कन्वर्टर में यूज करते हैं वो तो ऑक्सीजन को लेते हुए पहले तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सिलिका लाइनिंग से जो फ्लक्स का काम कर रहा है इधर, उससे स्लैग बन जाएगा और उसको हम हटा देंगे स्लैग को ऊपर से, क्योंकि स्लैग लाइटर होता है, स्लैग लाइटर होता है। बाकी फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर देंगे हम लोग, हमें प्यूरिफाइड मेटल, रिफाइंड मेटल कॉपर मिल जाएगा। These are certain reactions involved in metallurgy of copper from copper pyrite. ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे किया जाता है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। आपको पूछेंगे SiO2 की लाइनिंग क्यों यूज करते हैं, एनोड कैथोड किसका है, ये याद करने की चीजें हैं। ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। कॉपर की मेटलर्जी हो गई हमारी, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी हो गई। अब जिंक की मेटलर्जी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आयरन की मेटलर्जी बाकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो मेटलर्जी ऑफ जिंक छोटी सी है तो वो हम लिख लेते हैं। मेटलर्जी ऑफ आयरन आप लोगों को 9th-10th में पढ़ रखी है। पूछते हैं आपको ब्लास्ट फर्नेस में जब हम लोग यूज करते हैं रिडक्शन थ्रू स्मेल्टिंग, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। लाइमस्टोन क्यों यूज करते हैं, फ्लक्स की फॉर्म में। CaCO3 ब्लास्ट फर्नेस में बहुत हाई टेम्परेचर होता है आयरन की मेटलर्जी में, तो CO में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक ऑक्साइड। और आप लोग जानते हो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इन सब में सिलिका इंप्योरिटी होती है, तो FeS FeO प्लस SiO2 FeSiO3 स्लैग के फॉर्म में निकल जाता है। वो सब लोग आप लोगों ने पढ़ रखी है। मेटलर्जी ऑफ जिंक, व्हाट आर द फेमस सोर्स ऑफ जिंक? मुझे कैलामाइन बताओ सबसे पहले। ZnCO3। साइडराइट क्या था? FeCO3। कैलामाइन एंड साइडराइट आर कार्बोनेट ओर्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। आपका जिंक साइड भी था कुछ, ZnO। क्यूप्राइड और जिंक साइड दोनों ऑक्साइड हैं।
एक तो बहुत ही फेमस है जिंक ब्लेंड, ZNS, स्पिलराइट, ZNS पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, हमने देखा था सॉलिड स्टेट में। ये एक तो स्पिलराइट स्ट्रक्चर में रहता है, ये क्यूबिक हो गया, और जो ऊर्जाइट वो हेक्सागोनल हो गया। तो दो तरह के मोर्फ अरेंजमेंट में रहते हैं। बाकी सब इसमें कुछ, ये तो हम लोग जानते हैं, एक बार ZNO मिल जाए हमें, इसमें तो ZNO है ही, बस थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन करना है। इसकी अगर हम बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बोनेट को हीट कर दें तो ZNO प्लस CO2, CO2 पूरा हो जाएगा, रेवर्बरेटरी फर्नेस में ZNO मिल जाएगा। तो ये भी ZNO तो आ गया। इसकी हम क्या करें, पहले तो कंसंट्रेशन अच्छी कर लो, फ्लोटेशन से सल्फाइड और है, फिर उसके बाद क्या कर दो, सल्फाइड और की रोस्टिंग करते हैं ताकि ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो सब ZNO में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ZNO को हम लोग देखा था हमने कि हम लोग कार्बन रिडक्शन के साथ हम लोग करते हैं ZNO, और कार्बन रिडक्शन के साथ Zn मिल जाएगा हमें, क्रूड मेटल जिंक मिल जाएगा। पर इसमें सिलिका वगैरह की भी इम्प्योरिटी होती है सभी ओर में, तीनों के तीनों में। तो इसलिए क्विक लाइन, जैसे आयरन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट में सिलिका की इम्प्योरिटी होती है, कैलेमाइन, जिंक ब्लेंड और जिंकसाइट में भी सिलिका वगैरह की इम्प्योरिटी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लाइमस्टोन डाल देते हैं रिडक्शन के टाइम पे, उससे CO मिल जाता है, और CaOSiO2 इम्प्योरिटी को CaSiO3 स्लैग की फॉर्म में रिमूव कर देता है। फिर हमें रिफाइनिंग करनी है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन कर लेते हैं, ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट के अपने सोल्यूशन को लेते हुए, और रिफाइंड एल्यूमिनियम हमें। तो एक बार ZNO तक पहुंचाएंगे तीनों को ना, तीनों को ZNO तक पहुंचाएंगे। ये तो है ही ZNO, इसको हीट करेंगे यानी कि कैल्सिनेशन, एयर की, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है तो इसको रोस्टिंग करेंगे और ZNO तक हम लोग पहुंचाएंगे। दैट इज सी मेटलर्जिकल स्टेप्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैलेमाइन, बड़ा फेमस और है, एनसीईआरटी में भी कैलेमाइन दे रखा है, जिंक ब्लेंड दे रखा है, जिंक साइड दे रखी है, तीनों बड़ी फेमस और हैं जो हम देख रहे हैं। इसमें सिलिका वगैरह इम्प्योरिटीज हैं आपकी। सबसे पहले तो हम हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन। फिर उसके बाद हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में ZnCO3 से ZNO तक हम लोग पहुंचेंगे। तो हमें अब मिल जाएगा ZNO, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और, ये तो पाउडर्ड और हो गया, कैलेमाइन। अब इसको हमें रेड्यूस करना है तो हम लोग कार्बन रिडक्शन मेथड यूज करते हैं, यानी कि स्मेल्टिंग, कार्बन रिडक्शन मेथड। लेकिन इसमें हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ CaCO3, टेम्परेचर हाई रहता है तो CaCO3 से CaO प्लस CO2 CaO मिल जाता है, तो अल्टीमेटली यही काम आता है CO। तो ZNO रेड्यूस होके जिंक हमें क्रूड मेटल मिल जाता है, और ये क्या काम करता है, जो SiO2 की इम्प्योरिटी है उससे स्लैग बना लेता है, जिसको हम रिमूव कर देते हैं। ये रिडक्शन वाला स्टेप, ये हम लोग ले लेते हैं स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग,
तो हमें जिंक मेटल मिल जाएगा, जिसको रिफाइनिंग करने के बाद रिफाइंड प्योर मेटल बोलेंगे। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम क्या यूज करते हैं? रिफाइनिंग का स्टेप नंबर 3, रिडक्शन का स्टेप नंबर 2, कॉन्सेंट्रेशन का स्टेप नंबर 1 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या यूज करेंगे? एनोड, इम्प्योर मेटल, कैथोड, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, तीन चीज हम लोग बात करते हैं। कैथोड एल्यूमिनियम स्ट्रिप यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाइप हो जाता है इधर, जिंक उसके ऊपर अच्छे से आके एडियर हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में जिंक का सल्फेट रखते हैं, जैसे कॉपर का सल्फेट रखते थे, प्लस H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। इम्प्योर मेटल जिंक एनोड से उठकर कैथोड पे डिपॉजिट होता चला जाता है, एल्यूमिनियम पे डिपॉजिट होता चला जाता है। कैलेमाइन से हम लोगों ने देखा, नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया? Yes. अब हम लोग बचे हुए दो और से भी देख लेते हैं, क्या क्या बच गया हमारा। जिंक ब्लेंड और स्पिलराइट, इतना तो अभी आपको चमकने लग गया होगा। सिलिका वगैरह की इंप्योरिटी इसके साथ भी रहती है, तीनों के साथ रहती है। सल्फाइड है तो कंसंट्रेशन के लिए 4th फ्लोटेशन प्रोसेस, सिलिका वगैरह कम हो गई। पर सल्फाइड है तो फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कैल्सिनेशन रोस्टिंग में रोस्टिंग प्रोसेस है। ZnS प्लस O2, ZnOSO2 तो रोस्टिंग में फुल हो जाती है, पर हमें ऑक्साइड मिल गया इस टाइम पे। अब ये कॉन्सेंट्रेशन वाला फर्स्ट स्टेप तो हो गया। ZnO अभी कॉन्सेंट्रेटेड और हमें मिल गई। इसके बाद वही पुरानी चीज, स्टेप नंबर 2 पुराना वाला, कार्बन रिडक्शन विद सिलिका लाइनिंग, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड एज फ्लेक्स। और थर्ड वाला स्टेप वही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और रिफाइंड कॉपर जिंक मिल जाएगा। वो पुराने वाला ही स्टेप। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद तो वही कॉपी पेस्ट कर देंगे, रिफाइंड मेटल। तीसरा क्या है आपका? इसका क्या करें? ऑक्साइड है, हाइड्रोलिक वॉशिंग कर दी जिंक साइड की, हाइड्रोलिक वॉशिंग कर दी, लेविगेशन बोलो जो भी बोलो, हो गया इसका तो कंसंट्रेशन। रोस्टिंग वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है, पहले से ऑक्साइड है तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग की तो जरूरत है नहीं। हाँ, कुछ वोलेटाइल इंप्योरिटी और जो वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहती है, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब वाली, कार्बन वाली, CO2, SO2, P4O10, इस तरह वोलेटाइल As2O3, Sp2O3, तो फिर रोस्टिंग भी करवा देते हैं ऑक्साइड की भी, ऐसी बात नहीं है। पर इसके बाद स्टेप नंबर 2 वही है आपका कार्बन रिडक्शन। स्टेप नंबर 3 वही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दैट इज दीज आर सेम स्टेप्स। यू विल गेट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन के बाद रिफाइंड मेटल इवेंचुअली। ठीक है, कॉपर की मेटलर्जी हम लोगों ने देख ली, सिल्वर की मेटलर्जी हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट, मेटलर्जी ऑफ आयरन, जो काम की है उसमें से ये लास्ट, मेटलर्जी ऑफ आयरन।
एल्यूमिनियम की मेटलर्जी सब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी से पूछे जाएंगे कम। कौन कौन सी और है जो काफी फेमस है आयरन की? बताओ, Fe2O3 क्या था? हेमेटाइट, Fe3O क्या था? मैग्नेटाइट, FeCO3 क्या था? सीडराइट, FeS2 क्या था? आयरन पायराइट, लिमोनाइट भी कोई था क्या? Fe2O3.CH2, हेमेटाइट, ए आएगा, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट, बताओ साइड्राइट, इसका नाम क्या था? FeS2 आयरन पायराइट आयरन पायराइट, और CuFeS2 कॉपर पायराइट, चैल्कोपायराइट, वो हम देख चुके हैं। आयरन पायराइट, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कोई बताएगा? FeS2 आयरन पायराइट में पता है आपको? +2, S2-2 एंड Fe+2, आप इस तरह तोड़ के देखो इसको, तो ये हम काफी बार लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग में बहुत होता है, स्पेशल लिखते हैं इसको। कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, यस, उसमें Fe+3 होता है कॉपर पायराइट में, आयरन पायराइट में Fe+2। मेटलर्जी ऑफ आयरन, तो ये सब लिमोनाइट में .3H2 और आ जाएगा इधर, Fe2O3 लिमोनाइट। लिमोनाइट यही होता है ना? मेटलर्जी ऑफ आयरन ये सब है, तो इन सब ओर से हम लोग आयरन को लेते हैं। मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन तो आयरन की सब ओर के लिए एप्लीकेबल है। आयरन की हर ओर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, जो भी हमने साइड्राइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कॉपर आयरन पायराइट जो भी लिखी है, सब की सब में हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और ऑक्साइड और इन सब के लिए ग्रेविटी हाइड्रोलिक वॉशिंग वगैरह तो नॉट ए बिग डील, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन वेरी कॉमन फॉर इट। ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी हो मेन और की। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हेमेटाइट मैग्नेटाइट और हैं, तो आयरन और हम लोग लेते हैं। कंसंट्रेशन करने के लिए हम लोग पाउडर्ड फॉर्म में हो गई, ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ऑक्साइड हो रहे हैं ज्यादातर, हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट ऑक्साइड हो रहे हैं। फिर हम लोग मैग्नेटिक नेचर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन से भी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, दो मेथड यूज करते हैं। अब इससे हमें मिल गई कॉन्सेंट्रेटेड और ऑफ। अब हम करेंगे क्या? कॉन्सेंट्रेटेड और में सल्फर, आर्सेनिक, इन सब की इम्प्योरिटी होती है, मॉइस्चर होता है, रोस्टिंग में मॉइस्चर वगैरह, और जो एलिमेंटल फॉर्म में है वो वोलेटाइल इम्प्योरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी होता है रोस्टिंग। तो इसमें एक काम ढंग का हो जा रहा है, मॉइस्चर उड़ जा रही है, CO2 उड़ जा रही है, SO2 उड़ जा रही है, AS2O3 नीचे लिख देता हूँ, are removed because of
वोलेटाइल नेचर। रोस्टिंग में दूसरा एक काम की चीज है कि जो FeO होती है वो ऑक्सीडाइज हो जा रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, Fe2O3। इसके बाद जो रोस्टेड और आपको मिलेगी उसकी तो हम लोग जानते हैं ब्लास्ट फर्नेस वाली स्मेल्टिंग। इसमें हम लोग हीटिंग करते हैं, सबको ध्यान होगा वो डायग्राम ब्लास्ट फर्नेस का 9th-10th हम लोग पढ़ते थे। हीटिंग ऑफ और विद कोक एंड फ्लक्स की फॉर्म में हम लोग CO देने वाला CaCO3। और ब्लास्ट फर्नेस में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, खतरनाक। ऊपर ब्लास्ट फर्नेस के टॉप पे 600 केल्विन, 700 केल्विन, 800 केल्विन, बीच में 1200 केल्विन, 1300, 1500 केल्विन, फिर सबसे नीचे आते हैं तो जहाँ पे ब्लास्ट ऑफ एयर और ऑक्सीजन पास करते हैं बिल्कुल बॉटम से, वहां पर 2200 केल्विन तक आपका टेम्परेचर जाता है। काफी हाई टेम्परेचर तक रहता है इस मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में। इससे जो हमें आयरन मिलता है उसको हम पिग आयरन बोलते हैं। पिग आयरन में लगभग 4 से 5% कार्बन होता है, अदर इम्प्योरिटीज भी होती हैं। उस पिग आयरन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कास्ट आयरन में। बहुत ही हार्ड होता है, इसको बहुत सारी इधर उधर अलग अलग शेप में कास्ट कर सकते हैं, लेकिन कास्ट आयरन को करना मुश्किल है, ये काफी हार्ड होता है। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इम्प्योरिटी कम हो जाती है। फिर सबसे ज्यादा इम्प्रूव क्वालिटी होती है जो मेटल की पूरी प्रॉपर्टी रखती है, उसको उसमें रोट आयरन, इसकी हम प्रोसेस करते हैं। इसमें जो कार्बन है उसको उड़ाने के लिए हम लोग हेमेटाइट यूज करते हैं, और हेमेटाइट कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको भी मेटल में कन्वर्ट कर देता है। तो हेमेटाइट इज यूज्ड टू रिमूव कार्बन कंटेंट फ्रॉम इट, और हमें कार्बन जितना कम होता चला जाएगा इधर, उतना ये प्योर मेटल की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और मेलिएबल इम्प्योरिटीज मेलिएबल प्रॉपर्टीज उसकी और अच्छी डेवलप हो जाएंगी। ये हार्ड है, मेलिएबिलिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन ये काफी मेलिएबल है, यानी कि फ्लेक्सिबल हो गया, मेटालिक प्रॉपर्टी उसमें अच्छी आ गई। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये सारी प्रोसेस ब्लास्ट फर्नेस वगैरह हम लोग देखेंगे, बाकी ये तो हमें पता है। इंडिविजुअल रिएक्शंस भी हर स्टेप में क्या क्या होती हैं, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आपका चैप्टर खत्म हो गया इससे जल्दी से।